हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मैं आप लोग के लिए रिवीजन का क्लास शुरू किया हूँ। रिवीजन चालू है मेरे यहाँ, काफ़ी दिनों से चल रहा है रिवीजन दोस्तों। तो आज इस रिवीजन में मैं बताऊँगा मैथ पेडागोजी। और मैं दोस्तों मैथ पेडागोजी के बारे में बता दूं, पहले के तुलना में मैथ पेडागोजी जो है वह काफ़ी लॉन्ग पूछा जा रहा है। और आज इस सेशन में दोस्तों 12 जनवरी का और 11 जनवरी का दो पेपर मैं कराऊंगा इस वीडियो में। मैथ पेडागोजी दोनों पेपर आप लोग कर लीजिए मेरे यहाँ। मैं आप सभी को बता दूं, मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और समझा के बताऊंगा। दो तरीका जो आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैथ पेडागोजी है और कुछ तरीका है जिस तरीका से आप सोल्व करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका मैथ पेडागोजी बेटर गुजरेगा। तो प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब बताने की कोशिश करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी, इसको क्विज में विद्यार्थियों को भाग लेना। दोस्तों यहाँ क्विज 1 to 5 के लिए गलत जाता है। समूह में काम करते हुए गणित विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिल पर चर्चा करना। सबसे बेटर ये है उसका विश्लेषण भी करना। क्या चीज़ का? तो उसके घर में जो राशन मिलता है ना उसके बिल पर चर्चा करना। भैया मैं आपको बताऊं कि बच्चा का ये वास्तविक जीवन से संबंधित हो जाएगा क्योंकि वह राशन लेने खुद भी जाता है बच्चा कोई कोई। तो उसके बिल पर जब चर्चा करेंगे तो बच्चा के वास्तविक जीवन को होगा। इसलिए आपका बी उत्तर हुआ। आपके ये सी में पाठ्य पुस्तक है इसलिए गलत हुआ और डी में वीडियो दिखाने से आपका नहीं होगा अच्छा। अनुसरण करना, निर्देश देना, इसमें आपका गलत है इसलिए आपका उत्तर सबसे बेटर बी गया है। अगला प्रश्न है और देखिएगा कि 27 गुणे 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग किया। क्या किया? देखिए कितना दिमाग लगाया है छात्रा। 27 को कर दिया है 30, 4 को 4 रहने दिया तो 30 चौका 120 आ गया। अब भाई 27 में 3 बढ़ाया है तो 3 गुणे 4 कर लिया, 12 घटा लिया तो 108 आ गया। तो छात्रों का ये जो रणनीति है दोस्तों काफ़ी बेटर है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। वो ट्रिक क्या है? देखिए 27 था, इसमें क्या किए? जोड़ दिए और फिर यहाँ 12 को क्या कर दिए? घटा दिए, ठीक है। तो पहले जोड़ देना बाद में घटा देना क्या कहलाता है ये माइंड में याद रखिएगा। पहले जोड़ देना बाद में घटा देना, ये रणनीति जो है वह प्रतिकारी रणनीति कहलाता है। याद रहेगा काफ़ी बेटर तरीका से ये ट्रिक आप लोग याद रखें। यहाँ पे देखिए 27 में फिर से बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझे। 27 में पहले जोड़ दिया, 30 कर दिया, जितना जोड़ा उतना क्या कर दिया? उतना 4 से गुना करके घटा दी। तब पहले जोड़ना फिर घटाना, कौन सा विधि? याद रखिएगा एग्जाम में प्रतिकारी विधि दोस्तों। तो जिन्होंने यहाँ प्रतिकारी किया उन सभी दोस्तों का सही जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन मैं कराऊंगा आपको और ट्रिक के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। शुरुआत में ही बोला मैंने कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए दिए गए सिफारिशों में एक सिफारिश को निरूपित करता है? तो बताइए कौन बेहतर कर पाएगा? ऑप्शन है कि आकलन के पद्धति को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय योग्यता की परख हो। माने गणितीय योग्यता जो है ना उसकी परख बच्चों में हो जाए, वह अच्छा जा रहा है। लेकिन आपका बी वाले ऑप्शन में क्या आप बच्चों को प्रशिक्षित करना ताकि विद्यार्थी गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों
क्या ओलंपिक में गणित में आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पढ़ाते हैं? नहीं दोस्तों, बच्चों के अंदर गणित की परख सबसे बेटर मानी जाती है। परख हो गणित पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों के देखिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों के अभ्यास पुस्तिकाओं, देखिए अभ्यास या पुस्तिका, फिर आ गया किताब के, तो किताबी नॉलेज से दूर करके रखना है। गणितीय लोकप्रिय करने के लिए ध्यान फोकस युवाओं के रोजगार। मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, रोजगार गलत होता है। तो सबसे बेटर है कि बच्चे को ऐसे गणित सिखाना जो प्रक्रियात्मक स्थान के स्थान पर गणितीय योग्यता का परख हो, समझे कि गणितीय योग्यता क्या चीज़ है और कोई भी चीज़ को खुद से उसके परख करने की क्षमता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं होता है? नहीं है, भय का उपयुक्त कारण कौन सा नहीं है? देखिए गणित की संचयी प्रकृति है ना, भय का कारण है। गणित की प्रतीकात्मक भाषा भय का कारण है। गणित की पद्धति और पाठ्यपुस्तकों में उपयोग की गई गणितीय भाषा, ये सब भय का कारण है। लेकिन गणितीय अधिगमकर्ता की गणितीय अक्षमताएं ये भय का कारण नहीं है, क्योंकि दोस्तों अक्षमता जो है वह डिस्कलकुलिया हो जाता है, यह एक व्यवधान है, बीमारी है दोस्तों, इसलिए ये भय का कारण नहीं है। तो यह आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, ये कूट है और कूट का जवाब मजे से बताऊंगा। भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में किन तरीकों से हो सकता है? दोस्तों भिन्न कभी भी पढ़ाने जाए ना तो पूर्ण से अंश की ओर निरूपित करने के लिए बहुत अच्छी बात बोला। संख्या रेखा पर बिंदु को अभिकल्पित करेंगे, ये भी सही है। भिन्न में वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, ये भी बात सही है। विभाजन पर आधारित समस्या, दोस्तों भिन्न पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप भाग पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका ये गलत हुआ और आपका उत्तर ए पर चला गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सुनिएगा, मजेदार तरीका से करना है सेशन को, रिवीजन को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक गणित की कक्षा का एक अति उपयुक्त उदाहरण है? रचनात्मकता का सबसे बेटर उदाहरण अगर देखें तो शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि का उपयोग करे। दोस्तों कलन विधि गलत होता है, आप प्रत्येक विद्यार्थी के पास जा करके सब, ये संभव नहीं है। शिक्षक श्याम पट पर हल करेगा, दोस्तों श्याम पट की बात आता है, बच्चा नकल कर लेगा। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त या संलग्न है। दोस्तों यहाँ व्यस्त रास्ता तो गलत जाता, लेकिन बगल में आपका संलग्न मन लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में इसको दिया, तो ये आपका उत्तर चला गया सी पर, है ना। और डी वाले ऑप्शन कहेंगे दोस्तों आप लोग, तो पहाड़ा को लय में गा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है। देखिए ज्यामिति में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ज्यामिति में मापन का काम होता है, निरूपण होता है, तार्किक क्षमता होता है दोस्तों, लेकिन प्रक्रियात्मक प्रवाह ज्यामिति में नहीं होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। गणित में ज्यामिति में क्या क्या होता है? मापन, निरूपण, तार्किक क्षमता, उत्पत्ति, लेकिन प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं होता है, इसलिए हम लोग उत्तर सी करके आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित के प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? भाई ऑप्शन बोला कि इसकी प्रकृति पदानुक्रम है, बात सही है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सही है। गणित अवधारणा की प्रकृति अमूर्त है ना, गणित की प्रकृति अमूर्त है, अच्छी बात है। यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन माने देखने पर आधारित है, ये गलत बात बोला। गणित जो है वह देखने पर आधारित नहीं है, अवलोकन पर नहीं है, इसलिए ये गलत जा रहा है। यह निहित प्रतिमान को उजागर करता है, बात सही है। निहित माने छुपा हुआ, और छुपा हुआ आंसर को क्या करता है? उजागर करता है गणित, अच्छी बात है। लेकिन आपका नेगेटिव बात आपका सी पड़ गया। आइए अगले क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन में आपका कोट दिया हुआ है और अच्छे से इसको किया जाए, मज़ा आ जाएगा।
क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गणितीय खेल के बारे में सही है। भैया गणितीय खेल को आम दिनचर्या वाला खेल की तरह होना चाहिए। ये कभी भी बोलेगा ना कि गणित का जो खेल होता है वह आम दिनचर्या वाला खेल होता है, ये सबसे जहर वाली बात है। आम दिनचर्या का खेल से संबंधित गणित का खेल नहीं होता है, याद रखिएगा। गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, ये अच्छा बात है। गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं, अच्छा बात है। तो आपका उत्तर बी और सी पर चला गया। जिन्होंने बी और सी किया उनका सही जा रहा है। फिर से कूट आपके स्क्रीन पर मौजूद है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या डैश होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए दोस्तों, सुसंगत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गणित प्राथमिक स्तर पर सुसंगत, महत्वाकांक्षी, मानक कलन विधि पर बल देने वाली, तो किस प्रकार से होनी चाहिए बताइए। सुसंगत होनी चाहिए, सही बात बोला। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन मानक कलन विधि पर क्या बल देने वाली, ये आपका गलत है। आपका उत्तर ए और बी पर सही चला गया। अगला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मेरे यहाँ भाई दिक्कत की संभावना ही नहीं है। अगर एक बार करते हैं, जो लोग सीटेट तैयारी मेरे यहाँ से कर रहे हैं उनका स्तर पहले की तुलना में काफी भागा होगा ऊपर की ओर। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय निर्देशन, बोले तो मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है, बताइए। गणित में मॉडलिंग का सबसे बेटर उदाहरण बताइए। तो मैंने एक ट्रिक बताया कि जो क्वेश्चन में कहे वही बात ऑप्शन में अगर कहता है ना, तो उसी ऑप्शन को सबसे बेटर मानता है सीटेट आयोग 98%। तो बोला कि एक घने वृक्ष में वृक्षों की संख्या के अनुमान लगाने के लिए एक गणितीय निर्देशन, बोले तो मॉडल का निर्माण करना सबसे बेटर बात है। क्योंकि मॉडलिंग का उदाहरण पूछ रहा है तो मॉडल का निर्माण करेंगे भाई, तब ना होगा बेटर। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। यहाँ अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा में गणित विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बताए। नेगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बोलता है कि गणितीय अवधारणा उनके दैनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, अच्छा बात है। प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, यहाँ बल देना ही गलत हो गया। शिक्षण सामग्री का उपयोग करके अमूर्त अवधारणा पढ़ाना, अच्छा बात है। लेकिन इसमें नेगेटिव क्वेश्चन केवल आपका बी पर जाएगा। सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक होती है। समालोचनात्मक चिंतन बोले तो वैसा प्रश्न बताइए जिसमें बच्चा अधिक सोचे, बताए। तो कह रहा है कि 131 से 136 के बीच 4 पूर्ण संख्या था, 4 तक कर दिया, फिक्स हो गया। इसमें क्या सोचेगा बच्चा, कुछ नहीं सोचेगा। इतना को इतना 23 गुने 15 का मान ज्ञात करिए, इसमें भी कोई सोचना नहीं है, गुना कर देगा। आयत का क्षेत्रफल 24 दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात कर लेंगे, लंबाई हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इसमें भी सोचने की वाली बात नहीं है। वैसा करना जिसमें बच्चा चिंतन करे। तो 24 परिमाप वाले आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जिसमें बच्चा ज़्यादा सोचता है वही ऑप्शन करना था। आपका उत्तर डी हो जाएगा। आज ये अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन है, मजेदार सेशन है दोस्तों, कि एक समोसे को देखकर एक बच्चा त्रिभुज कहता है, तो वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश स्तर पर है। समोसा को देखकर, तो कभी भी बात ये बोल लेना देखकर तो दृश्यकरण ही चला जाता है दोस्तों। सीटेट आयोग इसको दृश्यकरण माना है, लेकिन इसको पूरा डिस्कस किया जाए दोस्तों तो ये विश्लेषण पर चला जाएगा, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा। लेकिन सीटेट आयोग बोला कि समोसा को देखकर, तो देखने की बात करें तो दृश्यकरण ही करके आइएगा। दिखावट के आधार पर वर्गीकरण करना दृश्यकरण कहलाता है, इसलिए आपका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक
अपने विद्यार्थियों से 5030 अंक लिखने के लिए कहता है। कितना बोला? और विद्यार्थी लिख दिया 536। बोला गया 5036 लिखो, इतना लिखने के लिए बोला गया, लेकिन विद्यार्थी लिखा 536। उससे शून्य छूट गया है। बोले तो उसको स्थानीय मान आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्थानीय मान की अवधारणा उसको नहीं आता है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को क्या करेंगे? सुदृढ़ करेंगे। सबसे बेटर आपका उत्तर वही जाएगा, ताकि उसका ठीक हो सके। दोस्तों अब अगला चैप्टर मैं लेकर के आया हूं। अगला शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था 11 जनवरी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर का भी मैं पेडागोजी जा रहा हूं कराने। आप लोग धैर्य बना करके रखे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक ठोक दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि यहाँ मजेदार सेशन चल रहा है। एक बार में 2 शिफ्ट का रिवीजन चला था। चलिए 11 जनवरी का रिवीजन करते हैं, शुरू करते हैं 11 जनवरी का पेपर। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, और 16 मिनट में मैंने 15 प्रश्न कराया है पिछले सेशन का। अब इस सेशन में मैं आपको देखिए कराता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? कम समय में मेरे यहाँ आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैंने देखा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे कम क्वेश्चन अधिक समय लिया जाता है, जो समय नहीं है अभी, ठीक है। निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकसित के लिए अति उपयुक्त है? तो दिक् स्थान के लिए कभी भी बात बोले ना तो वहां पे मानचित्र जाता है सही। संख्या रेखा पर संख्या को निरूपित करना नहीं दोस्तों, उन घरों के कक्षा के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, ये सबसे बेटर है। लेकिन यहाँ बोला 2 शहर के बीच की दूरियां, ये 2 तो फिक्स हो गया दोस्तों, इसलिए नहीं करेंगे इसको। यहाँ पुनः स्मरण की बात बोल रहा है, इसलिए इसको हम नहीं छुएंगे। तो क्यों ना हम बी करके आ जाएंगे, क्या समझे? ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भाई मजेदार तरीका से बताऊंगा, मजा आएगा। मेरे यहाँ भाई दिक्कत की संभावना नहीं, विश्वास रखे। मेरे यहाँ मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सीटेट का स्तर पहले की तुलना में, वो खुद बोलते हैं कि सर पहले की तुलना में बेटर है। और अभी भी फिर से बोल दीजिए आप लोग, कैसा रहा आप लोगों का सेशन, कैसा जा रहा है मेरे कारण बताए आप लोग। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? बताए कौन सा? बोले तो एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 में पढ़ाई नहीं होती है। तो दोस्तों एक बात माइंड में याद रखिए, कक्षा 3 में भिन्न की पढ़ाई होती है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता है। वह शब्दों में दिया जाता है, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, भिन्न ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी भी ये बाटा के रूप में देगा ना, तो प्राथमिक स्तर क्या हो, पहला से लेकर के 5वां तक भिन्न की पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। ये आप माइंड में नोट कर लीजिए। कभी भी बाटा के रूप में कोई पढ़ा रहा है 1 to 5 के बच्चों को, तो गलत कर रहा है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़ा कितना होगा? 700, और आपको उनमें से 7 दहाई निकालनी है, मैंने 7 दहाई 70 निकालना है। तो 7 सैकड़ा मैंने 700 में से 7 दहाई 70 निकालिए, तो क्या होगा? 600 क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो आप कौन सी संख्या मिलेंगे? तो एक छात्र बोल दिया क्या 0 होगा सर। वो क्या किया है, कुछ नहीं समझा, 7 में से 7 घटा दिया। दहाई इकाई उसको नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जब उसको दहाई इकाई नहीं आ रहा है तब ना वो 0 बोला। तो जब 0 बोला तो स्थानीय मान पर चले जाइए आप भी, क्योंकि उसको इकाई दहाई जो भी पढ़ना है वो नहीं आ रहा है। तो क्या करेगा भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, जवाब दीजिए। ऑप्शन के देख करके जवाब दीजिए। शिक्षक को समस्या को समस्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि बच्चा हल कर सके। भाई ये गलत बात है।
समस्यात्मक रूप में लिखना चाहिए था। शिक्षक शिक्षिका को कम से कम 10 समान प्रकार की समस्याएं, 10 समान प्रकार की समस्याएं, सेम का सेम प्रश्न, तो ये 10 फिक्स हो गया। शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए करना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने टीचर को बोलना चाहिए बताओ तुम कैसे किया, ठीक है, तब देखेंगे कि कैसे बता रहा है, उसी के अनुसार हम लोग उपचार करेंगे। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता क्या है कि क्या हुआ है, तो मरीज बोलता है कि हमको ऐसा हुआ, ऐसे किए, तब ना उसी के अनुसार उपचार होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे डॉक्टर वाली फीलिंग हो रही है टीचर के पास। ठीक है, कलन विधि गलत ही होता है दोस्तों, श्याम पट पर से नकल करवाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बेटर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, घबराना नहीं है, मेरे यहाँ घबराने वाली बात नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा में मुख्य लक्ष्य में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी होगा कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ को प्रतिबिंबित करेगा। अब भाई ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि बच्चे को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय, देखिए बल देना गलत है लेकिन बजाय करके इसको सही कर रहा है। बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणित चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता को कैसे विकसित किया जाए। इस सबसे बेटर बात बोल दिया कि कैसे विकसित किया जाए, और एक लर्निंग होता है दोस्तों कैसे पढ़े, जो हिंदी में पढ़ा जाता है। अधिगमकर्ता का मतलब, सीखने का मतलब क्या है, कैसे पढ़े, ये सही जाता है। तो ये बात भी माइंड पर याद रखिएगा, शायद कहीं आ गया तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ बी वाले ऑप्शन में कहा केवल उसी विषय पर शामिल करना और बल देना चाहिए जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो। तो भाई ऐसा भी नहीं है भाई, है ना, बल देने की बात कोई भी चीज पर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बेटर आपका उत्तर यही गया है। आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर कहता है कि श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि के लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। छात्रों को अपना वृत्तवंश बनाकर उनकी तुलना करने, दोस्तों तुलना वाली बात ही गलत होती है। छात्रों को रात को ध्यान से आसमान देखने और उसको देखने अगले दिन वर्णन करने के लिए कहना। भाई रात में कहेंगे तुम आसमान देखो, अगला दिन आकर वर्णन करो, ये बात गलत है। रात को, दिन को, ठीक है, गलत है। सी ऑप्शन है कि छात्रों को उसकी पाठ्य पुस्तक में भारत के चिन्हों की, भाई पाठ्य पुस्तक से बच्चों को निकालना है, गलत है। छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देखकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को करना। दोस्तों आप लोग जब जाइएगा ना, मैं पैटर्न पढ़ाया हूँ अभी तुरंत अपने स्कूलों में, है ना, सरकारी स्कूल में अभी TLMN दिया है पैटर्न। एक सेकेंड, हाँ, पैटर्न जो है दोस्तों मैं बताऊं, बिल्डिंग ब्लॉक दे करके पैटर्न की आकृति ऐसे ऐसे बनता है, ऊंचाई के क्रम को रखने को करना, ये सबसे बेटर है भाई। पैटर्न जब पढ़ाइएगा ना आप लोग को भी समझ में आएगा। तो मैं चित्र शायद डाला था पैटर्न का, ऐसे मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। किसको सम्मिलित करना चाहिए आकलन में? मैं वीडियो को लास्ट में मैं आपको पैटर्न बता दूंगा। किसको सम्मिलित करना चाहिए? छात्रों को उनके प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीबद्ध करके। दोस्तों श्रेणीबद्ध करके यहाँ पे आपका गलत हुआ। छात्रों को संकल्पना समझ और समस्यात्मक कौशल की अर्जन से संबंधित प्रगति, बहुत अच्छी बात है। संकल्पना समस्यात्मक कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति अच्छी बात है ना। सूत्र का ज्ञान आपका गलत जाता है। त्रुटि मुक्त कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जहाँ पे त्रुटि नहीं हो। तो गलत बोला, सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन कहता है कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई, माने भाग का।
तो इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में प्रमाणित कारक का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए। भाग सबसे अच्छा कौन होगा? दोस्तों कभी भी दैनिक जीवन वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ऐसा भाग सिखाइए जो बच्चे से संबंधित हो, ऐसा ऑप्शन मारिए जो बच्चे से संबंधित हो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें होगा। चलिए 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? इसमें क्या कुछ हुआ? बच्चा से नहीं हुआ। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाए। इससे क्या होगा? कुछ होगा? नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, आपकी कक्षा में देखिए, यहाँ स्कूल की बात हो गई, उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करना है। तो यहाँ आपकी क्या कर रहा है? आपकी कक्षा में थे, दैनिक जीवन वाली बात हो गई। आप कहेंगे सर आपकी कक्षा में झंडा बनाने और 1/3 भाग नीला करना। मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजा आएगा। ये झंडा वाली बात कभी भी आता है ना तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ तो भाग की बात हो रही है। तो भाई करे 25 छात्रों में 100 ड्राइंग शीट को बांटना है ना। 25 छात्रों में 100 तो कितना कितना बांटेंगे? ये होगा भाग वाली प्रश्न। सबसे बेटर सी पड़ गया। अगला है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि यह कारण क्या हो सकता है। दोस्तों कोई भी लड़का हो या लड़की बेहतर प्रदर्शन कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यह किस ओर इशारा कर रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं, लड़कियां गणित तर्क वितर्क करने में असमर्थ है, नहीं दोस्तों। गणित का ज्ञान लड़कियों को नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या हो गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये गांव देहात में, इस समाज में माइंड में बैठ गया है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि लड़कियां जो है ना, पुरुष की तुलना में गणित क्या होता है? कमजोर होता है। ये समाज में बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुष का क्षेत्र है। ये सबसे घटिया बात है दोस्तों, और यही सही जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा घटिया बात कैसे सही हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है कि लड़कियां अधिक तेज होती है। यह किस ओर इशारा कर रहा है? तो यह समाज में अधिकतर लड़कियों को बोध करवाया जाता है कि गणित जो है वह पुरुषों का क्षेत्र है, अतः यह कठिन है लड़कियों के लिए। और मेरे दोस्तों, और ये भी समाज में बताया जाता है कि लड़कियां को समाज में बायोलॉजी की ओर अधिक डॉक्टर का अधिकांशता बताया जाता है। तो ये सही जाता है, ये इशारा करता है। ये समाज की गलत भावना है दोस्तों, जिसको आज इस क्लास में बताना था आपको। चलिए क्वेश्चन कहता है कि संख्या के गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? मैंने गुणा पढ़ाने से पहले सबसे बेटर क्या करिएगा बताइए? तो कह रहे सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह को परिचय देना, छात्रों को उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उसमें प्रत्येक 5 गुब्बारे लाते हैं। जब प्रत्येक विद्यार्थी 5 गुब्बारा लाएगा, सुनिए, तो जितना छात्र होगा उस छात्र से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना पढ़ाने से पहले उसको उदाहरण देने का कोशिश करेंगे, यही सबसे बेटर काम होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? वांछनीय बोले तो यहाँ पे पॉजिटिव है, बताए। अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत करना, कभी भी मूर्त से अमूर्त जाता है, गलत बोला। पाठ्य पुस्तक में आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगहीन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आकर्षक रंगीन गलत हुआ भाई। यहाँ सी में सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित समस्या, ये गलत हुआ। इस गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित प्रस्तुत करना सबसे बेटर गया। अगला है वेन हीले का बताना है कि
सही क्रम बताना है ज्यामितियों का, क्या क्या बताए थे अनिल साहब। तो मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ। सबसे पहले दृश्यकरण बोले, तब विश्लेषण बोले, तब संबंध पहचानना बोले, तब निगमन बोले, तब दृढ़ीकरण बोले, दृढ़ बोले, है ना। एक छूटा हुआ है दृढ़। ठीक है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक ने अपने छात्रों को 75 में 5 घटाने के लिए कहा। कक्षा में 70% छात्रों ने क्या कर दिया, 25 उनकी यह गणना इस प्रकार किया। देखिए 75 में 5 घटाने के लिए कहा, अभी पांचवा को क्या किया विद्यार्थी, यहां से घटा दिया है। देखिए हो गया 25। कितना परसेंट गलती किया है छात्र, 70% गलत किया है बच्चा। तो समझिए उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है, तब ना इधर से रख दिया, दहाई वाले स्थान पर रख दिया उसको, तो उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे अगला कदम आप कौन सा उठाइएगा, बताइए। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बताइए क्या करिएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले उसको हम स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएंगे, सिखाएंगे, ठीक है, ताकि उसको कहीं भी रखने वाला जो ऑप्शन है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रख करके घटाना है, ये समझ सके बच्चा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये गया। क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में अधिकांशतः छात्र 270 + 34 होता है, उसको बच्चा क्या किया है, देखिए इसको हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है, 7 3 10 लिख दिया यहाँ पे। जिसको हासिल का जोड़ नहीं आए, ट्रिक सुनिए, उसमें पूर्ण समूहीकरण सही जाएगा, एकदम 100% सही जाएगा। जिसको हासिल का जोड़ नहीं आता वो पूर्ण समूहीकरण होगा आपका उत्तर, 100% मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक 5वीं कक्षा में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अपने आस पड़ोस के कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित करिए और एकत्रित जानकारी 3 और 5 के कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़का लड़कियों को वर्गीकृत करिए। मतलब कि कितना लड़का और कितना लड़की है जो पढ़ने वाला है। तो अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित कर लिया कि 10 घरों में बताइए। तो ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, सर्वेक्षण काम हो रहा है कि कितना लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं है। तो सर्वेक्षण वाली बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, संख्या को एकत्रित करिए। तो क्या हो रहा है दोस्तों, सर्वेक्षण होगा कि भाई 10 घरों में सर्वेक्षण होगा। तो सर्वेक्षण किसका होता है, तो आंकड़ा का होता है। सर्वेक्षण किसका होता है दोस्तों, ये नोट करिए। सर्वेक्षण हो रहा है कि 10 घरों में बताना है कि क्या बताना है कि तीसरा और 5वां की कक्षा में पढ़ने वाले लड़का लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 घरों में बताना है। तो सर्वेक्षण हो रही है, और सर्वेक्षण किसका होता है, तो आंकड़ों का होता है, ठीक है। चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है आपको बार बार। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह दिखाया जा सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। सिमुलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। जैसे कि सिमुलेशन के बारे में शायद आपको बहुत ही कम लोग बताए होंगे, मैं आपको बताऊँगा, समझ में आएगा। ये आकृति देख रहे हैं ना, ये आकृति देख रहे हैं ना, और एक तीसरा आकृति ऐसे देखिए। इस आकृति के जैसा कौन आकृति है, ए है कि ए है कि ए है, माने सेम। सिमुलेशन से बना क्या, सेम आकृति खोजना है कि क्या इसमें परिवर्तन किया जाए कि ऐसा बन जाए, इसमें क्या परिवर्तन किया जाए कि ऐसा हो जाए, ठीक है। आकृति वाला आपका ऑप्शन आता है। तो लिखा हुआ है कि दर्शाने के लिए कृषि श्रृंखला में तीसरी आकृति में बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति बन जाएगा। माने तीसरा आकृति में क्या बदलिएगा कि इस आकृति के जैसा वो बन जाए, ठीक है। तो कभी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे तो आकृतियां आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आकृति से संबंधित होता है। तो आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। शायद आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे ऐसे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग शेयर करें और थोड़ा सा आप लोग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप लोग लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पैटर्न देख लीजिए, मैं अपने स्कूल का पैटर्न बच्चों के साथ बनाया था, देख लीजिए आप लोग।